नमस्ते। आज हम एक ऐसी जबरदस्त यात्रा पर निकलने वाले हैं जो बाहरी दुनिया के बड़े आकार से शुरू होगी और उन अनजान, अदृश्य, माइक्रोस्कोपिक हिस्सों तक जाएगी जो असल में हर जिंदा चीज को बनाते हैं। बिना किसी देरी के आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और जिंदगी की इन छोटी पर सबसे जरूरी इकाइयों को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर एक सेल आता कहाँ से है? मतलब लाइफ अचानक तो शुरू नहीं हो गई ना। इस एक सवाल के पीछे अरबों साल की एक लंबी और बेहद दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। चलिए इन कड़ियों को जोड़ना शुरू करते हैं। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगभग 3.5 बिलियन साल पहले धरती पर लाइफ पानी में शुरू हुई थी, पर समुद्र में नहीं, बल्कि छोटे और लगातार बदलते हुए पानी के कुंडों में, जैसे कि गर्म पानी के झरने या हॉट स्प्रिंग्स। भारत में लद्दाख की पुगा वैली एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोचिए, बाहर जमा देने वाली ठंड और कुंड का पानी उबलने के करीब। ऐसे एक्सट्रीम मुश्किल हालात बिल्कुल वैसी ही स्थितियां दर्शाते हैं जिसमें अरबों साल पहले लाइफ की शुरुआत हुई होगी। पर अब सवाल ये उठता है कि ऐसी खतरनाक और एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ सरवाइव कैसे कर गई? इसका क्रेडिट जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को। लखनऊ के बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने जब इन हॉट स्प्रिंग्स को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि वहां कैल्शियम कार्बोनेट बहुत तेजी से जमता है और इस जमाव ने एक शील्ड यानी सुरक्षा कवच का काम किया। इसने शुरुआती ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डेडली रेडिएशन से बचाया। एक तरह से यही वो पहली प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन थी जिसने एक सेल को आगे चलकर उसकी पहचान दी। अच्छा, अब जरा रुक कर सोचिए कि हम इन सेल्स को अपनी आम आंखों से क्यों नहीं देख पाते। 0.1 मिलीमीटर, ये हमारी इंसानी आंख की एक एब्सोल्यूट लिमिट है। अगर दो चीजें 0.1 मिलीमीटर से ज्यादा पास है ना, तो हमारी आंखें उन्हें अलग अलग नहीं देख सकती। वो हमें बस एक सिंगल बिंदु लगेंगे। और सच्चाई ये है कि एक आम सेल इस लिमिट से बहुत बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो इस विजुअल लिमिट को क्रॉस करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ा तकनीक का, और वहां आविष्कार होता है लाइट माइक्रोस्कोप का। 1665 की बात है। रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया और एक कॉर्क के पतले टुकड़े को उसके नीचे रखा। उन्हें उसमें छोटे छोटे डब्बे या खांचे दिखाई दिए। उन्होंने ही सबसे पहली बार इन डब्बों को सेल्स का नाम दिया। ये साइंस के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब मजेदार बात यह है कि माइक्रोस्कोप बस देखने के काम नहीं आता। हम इन छोटी इकाइयों का आकार भी नाप सकते हैं, वो भी एक सिंपल से मैथ ट्रिक से। सबसे पहले माइक्रोस्कोप में दिखने वाले गोल दायरे यानी विजिबल फील्ड का डायामीटर माइक्रोमीटर्स में नापिए। फिर उस फील्ड के बीच एक सीधी लाइन में कितने सेल्स आ रहे हैं उन्हें काउंट करिए, और लास्ट में उस डायामीटर को सेल्स की गिनती से डिवाइड कर दीजिए। कमाल की बात है ना, बिना सेल को छुए हमने एक अनियन सेल जैसी छोटी चीज का साइज निकाल लिया। लेकिन वक्त के साथ साइंस वहां रुका नहीं। तकनीक और एडवांस हुई और आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये लाइट के बजाय इलेक्ट्रॉन बीम्स का इस्तेमाल करता है, और इसका असर हम सेल के अंदर की दुनिया नैनोमीटर स्केल पर देख सकते हैं। अब एक नैनोमीटर कितना छोटा होता है? 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। इस टूल ने इस अदृश्य दुनिया को समझने के लिए एक अलग ही लेवल के दरवाजे खोल दिए। और जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो नज़ारा कैसा होता है। इस कोलोकेशिया यानी अरबी के पत्ते को ही देख लीजिए। किसने सोचा था कि एक आम सा हरा पत्ता किसी एलियन दुनिया जैसा दिखेगा। इसमें जो स्टोमाटा हैं वो बिल्कुल साफ और उभर कर दिख रहे हैं। नॉर्मल आंखों से ये बस एक फ्लैट सतह लगती है, पर इस स्केल पर यह किसी दूसरे ग्रह की जमीन जैसा जटिल और खूबसूरत लगता है। यही माइक्रोस्कोपिक आकार का असली जादू है। चलिए अब 7 से 10 नैनोमीटर के स्केल पर और अंदर की तरफ चलते हैं। यहां हमारा सामना होता है सेल मेम्ब्रेन से। ये एसेंशियली एक सिलेक्टिवली परमेबल बाउंड्री है। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है, जो चुनिंदा चीजों को ही अंदर आने या बाहर जाने की इजाजत देती है और बाकी सबको रोक देती है। लेकिन ये मेम्ब्रेन काम कैसे करती है? इसे समझने के लिए फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को देखते हैं। ये जान लीजिए कि सेल की दीवार कोई सख्त ईंटों की दीवार नहीं होती। ये बिल्कुल एक लगातार हिलने डुलने वाली फ्लूइड या तरल झोली की तरह है। इसमें लिपिड्स की 2 लेयर्स होती हैं और प्रोटीन्स इसमें वैसे ही तैरते हैं जैसे किसी खूबसूरत मोज़ाइक आर्ट में टाइल्स लगे हों। ये प्रोटीन्स घूम सकते हैं, पलट सकते हैं और जगह भी बदल सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को अगर तोड़कर देखें तो इसमें 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं।
पहला लिपिड बाइलेयर, जिसके ऊपरी हिस्से पानी को आकर्षित करते हैं और पूंछ पानी से दूर भागती हैं। दूसरा, इन मॉलिक्यूल्स की लगातार मूवमेंट, जो इस मेम्ब्रेन को काफ़ी लचीला बनाती है। और तीसरा, सबसे अहम हिस्सा, एम्बेडेड प्रोटीन्स। यह बिल्कुल गेटकीपर्स यानी दरबान की तरह काम करते हैं। यही डिसाइड करते हैं कि सेल के अंदर आखिर कौन सा मॉलिक्यूल जाएगा और कौन सा नहीं। हो सकता है ये बातें सुनने में थोड़ी टेक्निकल लग रही हों, तो चलिए एक सिंपल से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। आलू का ये आम सा एक्सपेरिमेंट देखिए। जब आलू को सादे पानी में रखा तो पानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला गया और आलू फूल गया। पर जब उसी आलू को 20% नमक वाले पानी में डाला गया, अंदर का पानी बाहर आ गया और आलू बुरी तरह सिकुड़ गया। मेम्ब्रेन की इसी छानने वाली प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं और ये उसी का लाइव नतीजा है। और इन नतीजों को हम एग्जैक्टली 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है आइसोटोनिक। यहाँ सेल के अंदर और बाहर का बैलेंस बिल्कुल बराबर होता है, तो सेल पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा है हाइपोटोनिक। यहाँ बाहर सॉल्यूट कम होता है, तो पानी धड़ाले से सेल के अंदर घुस जाता है और सेल फूल जाता है। और तीसरा है हाइपरटोनिक। बिल्कुल इस नमक वाले पानी की तरह बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो सेल का पानी निकल भागता है और वो सिकुड़ जाता है। पर यहाँ एक नया सवाल उठता है, क्या सभी सेल्स ऐसे ही बिहेव करते हैं? अब प्याज के छोले को ही ले लीजिए। इसके सेल्स बिल्कुल ईंटों की तरह परफेक्ट बॉक्स शेप में लाइन से सटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इंसानी गाल यानी चीक सेल्स को देखिए, उनकी कोई फिक्स आकारिती नहीं होती, बिल्कुल बेतरतीब। तो आखिर प्याज के सेल्स इतने डिसिप्लिन्ड क्यों हैं? इसका राज एक अतिरिक्त हिस्से में छिपा है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंगी में तो होती है, पर जंतुओं में नहीं। ये आपसी अंतर आगे चलकर बड़ा असर डालता है। प्लांट सेल्स के पास एक एक्स्ट्रा सख्त दीवार होती है, सेल वॉल। अगर किसी प्लांट सेल को गाढ़े घोल में डाल दिया जाए तो अंदर का हिस्सा भले ही सिकुड़ जाए, पर यह सेल वॉल उसकी बाहरी आकृति को बनाए रखती है। वो पूरी तरह कोलैप्स नहीं होता। लेकिन एनिमल सेल्स के पास ये सुविधा नहीं होती। उनमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए कॉन्सेंट्रेट घोल में डालने पर वो पूरी तरह सिकुड़कर छोटे हो जाते हैं। यही सेल वॉल प्लांट्स को मुश्किल मौसमों में जिंदा रखने की ताकत देती है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके दिमाग के लिए एक बहुत ही रोचक सवाल छोड़ना चाहता हूं। सोचिए, अगर मूंग दाल के बीजों को 12 घंटे पानी में भिगोया जाए और फिर अचानक उन्हें एक बहुत ही गाढ़े कॉन्सेंट्रेटेड घोल में डाल दिया जाए, तो क्या होगा? क्या मेम्ब्रेन उस पानी को अंदर रोक पाएगी, या फिर ऑस्मोसिस अपना काम करेगा और बीज सिकुड़ जाएंगे? आज की इस अदृश्य दुनिया के रूल्स को ध्यान में रखकर इस नतीजे पर सोचना बड़ा दिलचस्प होगा। आज के इस आकर्षक सफर में बस इतना ही। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे।